आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है वेक्टर्स। ठीक है, तो हम वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि होता क्या है इस चैप्टर में हम जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि वेक्टर को लिखते कैसे हैं, आई कैप जे कैप के फॉर्म में, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, वेक्टर एडिशन दो वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे ऐड करते हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें आता है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और वो हम जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो सारे कॉन्सेप्ट तुम फिजिक्स में बात करोगे क्लास 11th और 12th, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में कहीं ना कहीं हम वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते ही करते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आगे काफ़ी यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये समझना बहुत ही आसान चीज़ है। हम जो वेक्टर्स पढ़ रहे हैं ये है वेक्टर्स फिजिक्स में, हम वेक्टर्स मैथ्स में भी पढ़ेंगे, वेक्टर्स इन 3D, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स वाले वेक्टर्स हैं और इनको समझना और इनके जो कॉन्सेप्ट सीखना वो बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो अच्छे से फोकस करना और अगर जो भी डाउट्स हो वो हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं ये लेक्चर देखने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। ठीक है, फिजिक्स में जो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो है क्या कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं क्या होती हैं, पहले तो इनके बारे में बात लास्ट चैप्टर में भी हो चुकी है, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ किसको बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ दोज क्वांटिटीज़ विच डिफाइंस लॉस ऑफ नेचर, defines laws of nature and these quantities are measurable, आप इनको मेजर कर सकते हो। और जब मैं बात कर रहा हूं मेजरेबल तो मैं बात कर रहा हूं with the help of an instrument, आप किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इन क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हो। तो याद रखना, अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इन क्वांटिटीज को मेजर कर पाओ। जैसे कि बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, मैंने बोला कि लेंथ को आप मेजर कर सकते हो, आपका स्केल होती है, ठीक है, सेंटीमीटर स्केल, मीटर स्केल, आप उनकी हेल्प से लेंथ मेजर कर सकते हो। मास, आप मास को भी मेजर कर सकते हो। फोर्स, आप फोर्स को भी मेजर कर सकते हो। मानते हो कि नहीं? तो ये सारी क्वांटिटीज कैसी है हमारी, ये सारी जो क्वांटिटीज हैं वो है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं ब्यूटी, लव, इंटेलिजेंस, एंगर, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये क्वांटिटीज कैसी है, ये क्वांटिटीज फिजिकल है कि नॉन फिजिकल है? तो ब्यूटी, लव, इन क्वांटिटीज को आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने बोला कि पर्सन ए इज मोर ब्यूटीफुल देन पर्सन बी, बिल्कुल बोल सकते हो, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि पर्सन ए कितना ब्यूटीफुल है, उसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू तो होती नहीं है। आप कंपेयर कर सकते हो कि ये क्वांटिटी कम है ज्यादा है, लेकिन आप इस क्वांटिटी को कुछ पर्टिकुलर एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे पा रहे हो। जब मैं मेजरेबल की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि आप इसको कुछ ना कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हो। मानते हो कि नहीं? जैसे आपने बोला लेंथ 1 मीटर, मास 5 kg, फोर्स 10 न्यूटन, तो यहां पे आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे पा रहे हो, लेकिन इनको आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे पा रहे हो, या ऐसे समझो कि कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है इनको मेजर करने के लिए। तो ये क्वांटिटीज कैसी है हमारी, ये क्वांटिटीज है हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है हमारी, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। एक है हमारा कि जो फिजिकल क्वांटिटी है या तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी या फिर वो वेक्टर होगी। इनको हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि वो क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हैं?
वो क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, कि वो क्वांटिटीज जिनको आप न्यूमेरिकल वैल्यू की हेल्प से डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने बात की लेंथ, अगर मैं बोलूं कि ये पॉइंट ए टू बी मेरे पास एक रॉड होती, ठीक है, एक आयरन रॉड है, और मैंने बोला कि इस आयरन रॉड की लेंथ 10 मीटर है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि जो आयरन रॉड है इसकी लेंथ कितनी है और आपने बोला कि 10 मीटर है, तो सफिशिएंट है, मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्या मेरे को लेंथ जानने के लिए जरूरत है कि आपने ये किस डायरेक्शन में मेजर की, आपने लेफ्ट टू राइट मेजर की या राइट टू लेफ्ट मेजर की, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। आप ए टू बी मेजर करो या बी टू ए मेजर करो या इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स कर लो और फिर मेजर कर लो, ओवरऑल लेंथ कितनी आएगी? 10 मीटर ही आएगी। तो आपको लेंथ डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत है, आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ये समझ में आया? ठीक है, कि ए टू बी गए तो 10 मीटर है, बी टू ए आए तो 5 मीटर, ऐसा कुछ नहीं है। आप कैसे भी मेजर करो ये लेंथ 10 मीटर ही आएगी। तो इसके लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। तो जिन क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको उसका मैग्नीट्यूड पता हो, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो, तो आपका काम चल जाए। तो वो क्वांटिटीज कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि लेंथ हो गया, मास, मास के बारे में बात करोगे तो मास कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? मास हो जाएगी आपका स्केलर क्वांटिटी। फिर से जैसे मैंने बोला 5 kg, तो 5 kg सफिशिएंट है। तो वो क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, वो क्वांटिटीज कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि स्पीड, ठीक है, यहां पे करंट, टाइम, प्रेशर, ये सारी चीजें कैसी है? स्केलर है। हम करंट, टाइम, प्रेशर, इनके बारे में अभी बात करेंगे कि ये स्केलर क्यों है। देन हम बात कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होंगी? वो क्वांटिटीज विच नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है। तो अगर आपको वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन करना है तो आपको यहां पे इन क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड, दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब आपको इन क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए और डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। जैसे सोच के देखो, ठीक है, मैंने बोला कि यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक के ऊपर मैंने इस तरफ से फोर्स लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फोर्स लगाया कितना? 10 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर मैं यहां पे बात करूं कि ये जो फोर्स है वो कितना है, तो 10 न्यूटन बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 10 न्यूटन तो देखो कैसे हो सकता है। 10 न्यूटन आप ईस्ट के लगा सकते हो, ये सबको पता होगा, ठीक है। ये है हमारा ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक है। तो आपने 10 न्यूटन किसकी तरफ लगाया? ईस्ट की तरफ लगाया। तो आपका ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में गया? ईस्ट के अलॉन्ग गया। लेकिन 10 न्यूटन आप वेस्ट के अलॉन्ग भी लगा सकते थे, इस तरफ। और अगर आपने इस तरफ 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया तो आपका ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा? वेस्ट के अलॉन्ग जाएगा। मानते हो कि नहीं? आप ऊपर से नीचे भी लगा सकते हो, डाउनवर्ड। तो यहां पे ये चीज समझो कि सिर्फ 10 न्यूटन बोलना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जब आप बोल रहे हो फोर्स 10 न्यूटन है तो यहां पे 10 न्यूटन इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है। अब यहां पे समझो, अगर मैंने ये वाला फोर्स अप्लाई किया होता तो मेरा पार्टिकल किस तरफ जा रहा है? ईस्ट के अलॉन्ग जा रहा है। अगर मैंने ये फोर्स अप्लाई किया तो मेरा पार्टिकल किस तरफ जा रहा है? वेस्ट के अलॉन्ग जा रहा है। तो यहां पे दोनों फोर्सेस अलग है, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन से फर्क पड़ रहा है। जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है दैट इज मोशन, कि पार्टिकल मोशन में आएगा फोर्स अप्लाई करने के बाद, तो वो इफेक्ट अलग अलग है। तो ऑब्वियसली बात है, आपने जो क्वांटिटी अप्लाई की है वो अलग अलग है। तो आप इसको बोलो F1, इसको बोलो F2, ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो फोर्स जो है, जैसे मैंने बात की किसके बारे में? फोर्स के बारे में, ठीक है। तो एग्जांपल्स मैं इस तरफ लिख देता हूं। तो मैंने बात की फोर्स के बारे में। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मैं बात कर लेता हूं एक्सेलरेशन के बारे में। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है?
वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्वांटिटीज कैसी है? सारी वेक्टर क्वांटिटी है। और एरिया ये भी कैसी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया के बारे में भी मैं बात करूंगा अभी थोड़ी देर बाद कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। और जरा इन चीजों को समझना बहुत आसान है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज कैसे हैं। जैसे समझो आप फोर्स को क्या लिखोगे? आप फोर्स को लिखोगे मास इनटू एक्सेलरेशन, यही लिखोगे। आपने बोला एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और मास कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो ये ओवरऑल क्वांटिटी कैसे हो गई एलएचएस आरएचएस में? ये क्वांटिटी हो गई वेक्टर। तो एलएचएस भी कैसा होना चाहिए? वेक्टर, क्योंकि आप दो इक्वल क्वांटिटीज को ही इक्वेट कर सकते हो। आप दो सेम टाइप की क्वांटिटीज को ही इक्वेट कर सकते हो। जैसे आपने बोला कि अगर यहां पे m इंटू ए एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली बात है f भी कैसा होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। देख लो दोनों वेक्टर इक्वल है। तो अगर फोर्स वेक्टर है, मास तुम्हारा स्केलर है, तो इसको कैसा होना पड़ेगा? वेक्टर होना पड़ेगा। या फिर ऐसे समझ लो, एक और एग्जांपल ले लो, मोमेंटम। मोमेंटम कितना होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम आपको पता करना है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। तो देखो मास कैसा है? स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो आरएचएस कैसा हो गया? वेक्टर हो गया। तो एलएचएस भी कैसा होना पड़ेगा? वेक्टर क्वांटिटी होना पड़ेगा। तो कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी स्केलर है, ये आप देख सकते हो कि अगर उस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है तो वो क्वांटिटी कैसी है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मत भूलना कि सिर्फ ये दोनों कंडीशन नहीं है, एक और कंडीशन है। वो ये है कि वेक्टर क्वांटिटी मस्ट ओबे लॉस ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अलजेब्रा सब लोग समझते होंगे। अलजेब्रा क्या है? बेसिकली ये है कि हम यहां पे क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे हम नॉर्मली क्वांटिटीज को, जो हमारा नॉर्मल अलजेब्रा होता है, नॉर्मल अलजेब्रा में हम सिंपल है 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन हो सकता है वेक्टर अलजेब्रा में 2 एक वेक्टर क्वांटिटी है, 3 एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब दोनों का सम करोगे तो हो सकता है वो 5 ना आए, कुछ और भी आ सकता है। तो वेक्टर अलजेब्रा एक अलग चीज है। वेक्टर अलजेब्रा क्या होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन अपकमिंग लेक्चर्स। लेकिन ये समझो कि यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज को नॉर्मल अलजेब्रा की तरह ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। इवन वेक्टर अलजेब्रा में आपको डिवाइड करना ही अलाउ नहीं है, आप 2 वेक्टर क्वांटिटीज को डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो याद रखना, आपको ये पता करना कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। तो अगर वो क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है एंड इट इज फॉलोइंग द लॉस ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, तो हम बोलेंगे वो क्वांटिटी कैसी है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब मैं जरा 2-3 क्वांटिटीज के बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहले करंट के बारे में, टाइम के बारे में, प्रेशर के बारे में और एरिया के बारे में, ठीक है, कि ये तीनों स्केलर है, वो वेक्टर है, ऐसा क्यों? तो जरा समझते हैं स्केलर वेक्टर में, क्योंकि इन जगहों पे काफी कंफ्यूजन आता है, ठीक है। तो पहले मैं उसके बारे में बात करता हूं। तो देखो यहां पे मैं बात कर रहा हूं करंट के बारे में कि करंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये चीज समझो कि करंट में क्या होता है, करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर हम तो बोलते थे बचपन में कि यहां पे करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन है, ठीक है, ऐसे कुछ 3 एम्पियर करंट जा रहा है। तो ये समझो, ये जो तुम बोल रहे हो कि 3 एम्पियर करंट इस तरफ जा रहा है, वो सेंस ऑफ फ्लो है, सेंस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां पे अगर आप बोल रहे हो कि आपका A to B करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब यह है आपका चार्ज इस तरफ फ्लो कर रहा है, ये सेंस ऑफ फ्लो है, ये डायरेक्शन नहीं है, एक सेंस है कि करंट इस तरफ फ्लो करता है। जैसे हमने बोला हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, तो वो एक सेंस है। इसको थोड़ा और से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि और समझ लो, जैसे मैंने क्या बोला, यहां पे मैंने बोला होता तुमको, ये एग्जांपल ले लेते हैं काफी अच्छा सा। जैसे मान लो यहां पे ये 3 वायर है, किरचॉफ्स लॉ सबने पढ़ा होगा क्लास 10th में, ठीक है। ये 3 वायर है, यहां से आ रहा है 3 एम्पियर, यहां से आ रहा है
2 एम्पियर। तो यहां पे कितना करंट जाएगा? सिंपल है, ये 3 है, ये 2 है, कितना आ गया? 5 एम्पियर। आपने क्या किया? आपने नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो किया, 2 और 3 को डायरेक्टली ऐड कर दिया। आगे जाके ये चीज पता सीखोगे कि इस तरीके से अगर 3 वेक्टर और 2 वेक्टर को ऐड करते हो तो तुम्हारा आंसर 5 नहीं आएगा। इस केस में तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो होता क्या है, करंट जो है वो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता, और करंट अगर वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो क्वांटिटी कैसी हो गई? हमारी स्केलर हो गई, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए इसको वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करना चाहिए था। तो ये क्या करता है, ये जो वेक्टर अलजेब्रा है उसको फॉलो नहीं करता, ये हमारा नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो करता है, जो हमने बचपन में पढ़ा है। हमने जो पढ़ा है वो कैसा है? नॉर्मल अलजेब्रा है। हमने वेक्टर अलजेब्रा भी पढ़ा नहीं है, वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे कहानी ये है कि ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए ये जो करंट है वो हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ये है इसका मैथमेटिकल प्रूफ। लॉजिकल प्रूफ मैंने क्या बोला? लॉजिकली मैंने बोला कि यहां पे अगर आप बोल रहे हो कि वो A to B फ्लो कर रहा है तो ये सेंस ऑफ फ्लो है, ये डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। यहां पे ये डायरेक्शन नहीं है, सेंस है। और जैसे सेंस ऑफ फ्लो की थोड़ी और फील लेते हैं तो उसके लिए फिर अगला एग्जांपल सुनो। टाइम, टाइम में भी सेंस ऑफ फ्लो होता है। जैसे पास्ट है, फिर प्रेजेंट है, फिर फ्यूचर है। सेंस ऑफ फ्लो तो है, हम पास्ट से प्रेजेंट में आए, प्रेजेंट से हम फ्यूचर में जाएंगे, तो यहां पे सेंस ऑफ फ्लो है, ये कोई डायरेक्शन नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे कि करंट फ्लो कर रहा है कि पास्ट टू प्रेजेंट, प्रेजेंट टू फ्यूचर, नहीं। हम ये बोलेंगे यहां पे ये डायरेक्शन नहीं है, हम क्या बोलेंगे? ये सेंस ऑफ फ्लो है। तो सेंस ऑफ फ्लो इस केस में भी होता है, लेकिन इस केस में भी यहां पे सेम कहानी है कि डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। या कभी हम ऐसा नहीं बोलते टाइम के बारे में कि टाइम कितना है कि पार्टिकल ने पॉइंट A टू पॉइंट B गया, कितना टाइम लगा? तो आपने बोला पार्टिकल को टाइम लगा 5 सेकंड, तो आप ये थोड़ा ना बोलते हो कि 5 सेकंड ईस्ट लगा, 5 सेकंड वेस्ट लगा, डायरेक्शन साथ में मेंशन नहीं करते हो, ठीक है। तो यहां भी क्या होता है? यहां भी सेंस ऑफ फ्लो होता है, यहां पे डायरेक्शन नहीं होती। देन हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्रेशर के बारे में, ठीक है। जरा प्रेशर को समझते हैं अच्छे से पहले कि प्रेशर होता क्या है, क्या कहानी है। तो उसके लिए हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक सिलिंड्रिकल टैंक लेते हैं, ठीक है। हमने एक सिलिंड्रिकल टैंक लिया और उसके अंदर इसके अंदर फुल एक लिक्विड भर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और लिक्विड के ऊपर ये हमने एक पिस्टन रखी है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो पिस्टन है और ये जो लिक्विड है, लिक्विड कैसा है? इनकंप्रेसिबल है। लिक्विड तुम्हारा कंप्रेस नहीं होगा। इस पिस्टन के ऊपर आप चाहे कितना भी वेट रख दो, ये जो तुम्हारा टैंक है फूटेगा नहीं और लिक्विड भी कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो अब यहां पे ये बताओ कि अगर मैं इसके ऊपर जो रख रहा हूं, एक बार मैं रखता हूं 10 kg, ठीक है, 10 kg का मैंने वेट रखा है इसके ऊपर। एक बार मैंने 10 kg ना बोल के न्यूटन बोल दूं, फोर्स, ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। एक बार 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, एक बार 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। क्या करो, एक यहां पे 10 न्यूटन के वेट का इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दो, इसके ऊपर 20 न्यूटन का ब्लॉक रख दो, इसके ऊपर 30 न्यूटन का ब्लॉक रख दो। होगा क्या यहां पे लिक्विड अंदर चला गया? नहीं। हमने क्या बोला? कंप्रेसिबल नहीं है, इनकंप्रेसिबल है, तो कंप्रेस तो नहीं होगा। तो क्या इफेक्ट हुआ इस 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन का? कुछ तो इफेक्ट हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल हुआ है। कैसे देखोगे वो इफेक्ट? वो इफेक्ट देखने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है, आप क्या करो, इसमें एक छेद कर दो। जैसे यहां पे एक होल करोगे, यहां से पानी निकलने लग जाएगा। तो मान लो अगर आप बात कर रहे हो कि अगर आपने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया होता, ठीक है, तो वाटर फ्लो यहां तक आता। लेकिन अगर आपने 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया होता इसके ऊपर, तो ये फ्लो थोड़ा दूर तक जाता। और अगर आपने 30 न्यूटन अप्लाई किया होता तो ये और दूर जाता। ये चीज समझ में आया? तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं प्रेशर। तो इसके अंदर जो प्रेशर है, 10 न्यूटन रखने के बाद, 20 न्यूटन फोर्स रखने के बाद, 30 न्यूटन फोर्स रखने के बाद इसका प्रेशर जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। और अब अगर प्रेशर चेंज हो गया है तो उसका इफेक्ट तुमको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, ऐसे ही होल तुम यहां पे हर डायरेक्शन में करो। यहां पे ये एक 3D फिगर है, ठीक है, मैं इस रेडियस पे होल कर रहा हूं बहुत सारे। मैंने एक होल यहां पे किया तो क्या होगा, यहां से वाटर फ्लो से बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये वाटर फ्लो बाहर आ गया, बाहर की तरफ, ठीक है।
यहां पे होल किया तो यहां से भी बाहर की तरफ आया, यहां होल किया तो यहां से बाहर की तरफ आया, ठीक है, ऐसे यहां पे आया, इधर होल किया तो वाटर इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे हम जरा एक चीज समझ रहे हैं, मैंने अभी कौन सा कितना फोर्स अप्लाई किया इसके ऊपर, 10 न्यूटन, इसके ऊपर एक 10 न्यूटन का ब्लॉक रखा हुआ है और मैंने अलग अलग जगह होल करके देखा। तो मैं क्या देख रहा हूं अलग अलग जगह होल करने के बाद कि अगर मैंने होल इस तरफ किया तो वाटर ऐसे कुछ जाके नीचे आया, अगर मैंने होल सामने किया तो वाटर ऐसे बाहर निकल रहा है, और अगर मैंने होल इधर किया तो वाटर से बाहर निकल रहा है इस तरफ, इसमें लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इसमें फॉरवर्ड आ रहा है, इसमें राइट की तरफ आ रहा है वाटर फ्लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पे क्या मैं ये बोलूं कि यहां पे प्रेशर अलग अलग है? नहीं, प्रेशर तो ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में कि सेम हाइट पे प्रेशर कैसा रहता है, सेम रहता है। तो ये तो सारे सेम हाइट पे पॉइंट थे, ये जो मैंने होल किए हैं सारे सेम हाइट पे किए, तो प्रेशर तो सेम है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये चीज तो समझो कि प्रेशर की यहां पे कोई डायरेक्शन नहीं होती है। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये जो हमारा वाटर फ्लो अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है वो प्रेशर की डायरेक्शन की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि प्रेशर तो हर पॉइंट पे कैसा है, सेम है, ये तो हमको पता है। और प्रेशर हर पॉइंट पे सेम है, फिर भी हमारा वाटर फ्लो अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसा क्यों? तो वो हो रहा है फोर्स की वजह से। जरा सोच के देखो, इस पॉइंट पे वाटर की वजह से फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, इस तरफ आउटवर्ड लग रहा होगा, मानते हो कि नहीं? ऐसे कुछ लग रहा होगा, देखो यहां पे जो फोर्स लग रहा होगा वो ऐसे कुछ लग रहा होगा बाहर की तरफ, F। यहां जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर बाहर की तरफ लग रहा होगा, F, यहां पे बाहर की तरफ, और इसमें कैसे लग रहा होगा, इस तरफ बाहर की तरफ लग रहा होगा, मानते हो कि नहीं? तो होगा क्या, यहां पे फोर्स ऐसे लग रहा होता है बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है आउटवर्ड। तो ये जो अलग अलग डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है ड्यू टू फोर्स। जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन है वाटर फ्लो की डायरेक्शन भी उसी तरफ है। यहां पे इसको जरा मैथमेटिकली भी समझो, यहां पे क्या है, हमने बोला कि प्रेशर इनटू एरिया ये फोर्स होता है, ये तो सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे ये जो फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है, उसकी वजह से वाटर अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब मैंने ये तो समझ लिया यहां पे कि प्रेशर कैसा है हमारा, प्रेशर तो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि प्रेशर के केस में डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती है। अब हम बात कर रहे हैं उस फॉर्मूले के बारे में, तो जरा उस फॉर्मूले में यहां पे देखो आरएचएस में फोर्स कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स के पास डायरेक्शन है, आरएचएस में वेक्टर क्वांटिटी है। एलएचएस में देखो, एलएचएस में देखोगे तो प्रेशर तो कैसा हो गया, स्केलर हो गया, और अगर एलएचएस को भी वेक्टर क्वांटिटी बनना है तो यहां पे एरिया कैसा होना पड़ेगा, वेक्टर क्वांटिटी होना पड़ेगा। तो एरिया हमारा कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहले तो हमने ये समझा कि प्रेशर जो है वो कैसा है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, प्रेशर हर पॉइंट पे सेम है, कोई डायरेक्शन नहीं है उसके पास, तो प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। और फिर हमने उस फॉर्मूले की हेल्प से ये देखा कि यहाँ पे आरएचएस एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एलएचएस वेक्टर क्वांटिटी होगा, प्रेशर तो वेक्टर हो नहीं सकता, तो एरिया कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब इनके बारे में कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में हम डिटेल में बातें आगे करेंगे, ठीक है। अभी समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जब लाइव क्लास करेंगे तब डिस्कस कर सकते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बताया, अभी तक मैंने बताया अलग अलग पॉइंट के बारे में कि यहां पे करंट कैसा है, करंट है हमारा स्केलर क्वांटिटी, टाइम कैसा है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। देन हमने बात की प्रेशर, प्रेशर कैसा है हमारा, ये है हमारा स्केलर क्वांटिटी। और देन मैंने बात की एरिया के बारे में, और एरिया कैसा है मेरा, ये है मेरा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये तो हमने बात की कि कौन सी क्वांटिटी किस टाइप की है। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि चलो हमको थोड़ा बेसिक आइडिया लग गया कि वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। आप वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करोगे या वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो है आपके पास कि आप इसको ग्राफिकल अप्रोच से रिप्रेजेंट करो।
आप उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, या फिर एक तरीका है आप इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो या तो आप उसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करो या फिर आप इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। क्या है मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना और क्या है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देन हम बात करेंगे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हम इस अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो, ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको किसकी हेल्प से? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। एक एरो की हेल्प से आप इनको रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हो, उसका मतलब क्या है? तो जरा समझो इसको कि यहां पे आपने बोला, जैसे लेट्स सपोज आप A2, A एक पॉइंट है और ये B पॉइंट है, आप A2 B गए। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, इट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आप A2 B गए और आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको यहां पे ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली? तो आप बोलोगे कि A2 B गए तो हम A से गए B की तरफ, A से गए हम B की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां से हमने स्टार्ट किया उसको हम क्या बोलते हैं? टेल। और ये हमने एरो बना दिया, तो ये जो है जहां से स्टार्ट किया वो है हमारा टेल, और जहां पे हम पहुंचे वो है हमारा हेड। ये है टेल ऑफ एरो, वो है हेड ऑफ एरो। ये समझ में आया? तो ये किससे रिप्रेजेंट किया मैंने इसको? एक एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, एरो वही एरो जो रामायण में आता है। तो ये टेल है और ये हेड है। अब यहां पे इसका जो नाम है, इसका नाम हो गया ए, और ए को ऊपर हम लगा देते हैं एक एरो जो ये बताता है कि जो ए है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और याद रखना यहां पे इसका नाम ए है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, राम श्याम घनश्याम, जो रखना चाहो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ए यहां पे नाम है। अब मैंने बोला कि मानो मेरा पार्टिकल B2A आता, तो मैं थोड़ा इसको अलग से रिप्रेजेंट करता हूं वापस। ठीक है, एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट बना रहा हूं। तो मेरा पार्टिकल अब B2A आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होता? तो डिस्प्लेसमेंट ये होता, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को कनेक्ट किया, एक स्ट्रेट लाइन बना दी। इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को। तो यहां पे अब देखोगे तो ये हो गया हमारा टेल और ये हो गया हमारा हेड, और इसका नाम लेट्स सपोज इसका नाम है बी। तो यहां पे कुछ बेसिक चीजें मैं तुम्हारे सामने पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहली चीज कि ए के ऊपर जो एरो लग रहा है वो एरो डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो एरो सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि जो ए है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ए के ऊपर एरो लगाना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि जो बी वेक्टर है, ठीक है, बी के ऊपर एरो लगाना भी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप बोलो कि यहां पे मैं बी के ऊपर जो बी वेक्टर है, क्या मैं वी वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं कि ए के ऊपर उल्टा एरो लगा दूं? ये कुछ लोग सोचते हैं। ठीक है, तो बता रहा हूं कुछ लोग क्लास में क्या क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ बच्चे क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं कि सर A to B जा रहे हैं तो डायरेक्शन ऐसी कुछ है, अब B to A आ रहे हैं तो क्या डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है? मान लो A to B को मैं ईस्ट बोलता तो क्या B to A वेस्ट होता? बिल्कुल होता। तो क्या मैं सीधा ऐसे बोल दूं कि ए के ऊपर उल्टा एरो लगा दो तो मतलब आपने बी वेक्टर ही लिख दिया फिर से? नहीं, इस तरीके से नहीं लिखते हैं। ये जो उल्टा एरो है वो कुछ डिनोट नहीं करता। ए के ऊपर एरो जो है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये सिर्फ ये बताता है कि ए जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके ऊपर एक एरो लगा होगा। ठीक है, और एरो इस तरीके से लगा होगा, एरो उल्टा नहीं लगेगा। समझ में आ गया ना? तो यहां पे पहला पॉइंट तो ये कि इसके ऊपर जो एरो लगा है वो बस इतना रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए और बी हमारी कैसी क्वांटिटी है। ए और बी हमारी जो क्वांटिटी है वो है वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां पे अगर आप वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हो तो फिर वेक्टर क्वांटिटी में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कि वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होनी चाहिए। आपने ये तो रिप्रेजेंट कर दिया कि एरो की हेल्प से आपने रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन अगर मैं पूछूं कि ए की लेंथ कितनी है, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, मैं ये पूछूं यहाँ पे, या बी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो वो आप कैसे निकालोगे? या मैंने पूछा कि ए की डायरेक्शन क्या है, बी की डायरेक्शन क्या है, तो वो कैसे निकालोगे? तो देखो यहां पे अगर आप बात करते हो डायरेक्शन के बारे में, ठीक है, कि डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, तो वो हम कैसे निकालते हैं? वो हम निकालते हैं सेम एज डायरेक्शन ऑफ एन एरो, सेम एज डायरेक्शन ऑफ एरो। एरो की डायरेक्शन क्या है यहां पे? एरो की डायरेक्शन जो है वो होती है टेल टू हेड, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में डायरेक्शन ये है, इस पर्टिकुलर केस में डायरेक्शन ये है। तो जो एरो की डायरेक्शन है वही हमारे वेक्टर की डायरेक्शन होगी। देन हम बात कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो यहां पे देखो कि मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड को हम मॉड्यूलस के नाम से भी जानते हैं, मैग्नीट्यूड या फिर मॉड्यूलस, मैग्नीट्यूड या फिर मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। ये आप कैसे निकालते हो? तो ये किसके इक्वल होगा? ये होता है इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द एरो। जो आपका एरो है उस एरो की लेंथ ये बताएगी कि यहां पे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे डिनोट करते हैं, तो ये देखो मैं लिखूं मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है MAG, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये जो ए वेक्टर है अगर मुझे उसका मैग्नीट्यूड को डिनोट करना है तो डिनोट करने का तरीका है ए वेक्टर लो और उस पर मॉड लगा दो। तो ये समझ में आया मॉड्यूलस भी क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये डिनोट करने के तरीके में हम लोग यहां पे मॉड लगा देते हैं। तो अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है इस तरीके से मैथमेटिकली, इसका मतलब ये है कि ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकालते हो? तो यहां पे आप निकालते हो कि मॉड ए की वैल्यू आपको निकालनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो जैसे लेट्स सपोज तुम्हें क्वेश्चन में दिया होता कि इसकी लेंथ है 10 मीटर दिया हुआ है, तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 10 मीटर। तो एरो की जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करती है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, और एरो की जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारे वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। ये समझ में आया? तो एरो की लेंथ ज्यादा होगी इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है, और अगर एरो की लेंथ कम होगी इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? इक्वल है। तो यहां पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैं ये बोल सकता हूं यहां पे इस पर्टिकुलर केस में कि यहां पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। तो इन दोनों का मैंने मॉड इक्वल कर दिया। ये समझ में आया? अच्छा, यहां पे क्या है? यहां पे इन दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। इसके बारे में मैं बात आगे करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे थोड़ी और हम बातें कर लेते हैं। जैसे मैं एक आध एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेता हूं। जैसे कि मैंने ये पूछा होता कि एक है हमारे पास ये वेक्टर, ये है P वेक्टर, और एक ये है Q वेक्टर। आपको ये बताना है कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, P का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, Q का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो अब इससी बात है, देख के समझ में आ रहा होगा किसकी लेंथ ज्यादा है? Q की लेंथ ज्यादा है। और Q की लेंथ ज्यादा है तो क्या मैं ये बोल दूं यहां पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ P? ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लो। मैंने बोला यही होता, बस थोड़ा चेंज होता, P की लेंथ ये है, Q की लेंथ ये है। क्या है? बस डिफरेंस इतना है कि इस बार इसकी डायरेक्शन अलोंग ईस्ट है, इसकी डायरेक्शन अलोंग वेस्ट है। ये ईस्ट के अलोंग, ये वेस्ट के अलोंग। अब मुझे इनका मैग्नीट्यूड कंपेयर करना होता, तो मुझे मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है तो मुझे डायरेक्शन से तो कोई मतलब है ही नहीं, और अगर मुझे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है तो फिर लेंथ कंपेयर कर लो। इसकी लेंथ कितनी है? ये है। इसकी लेंथ और ज्यादा बड़ी है, तो यहां पे किसकी लेंथ ज्यादा है? Q की लेंथ ज्यादा है। तो फिर से आप बोलोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ P।
तो बेसिकली मैंने यहाँ पे तुमको ये समझाया कि जब मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हो तो आपको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, आप सिंपल सा देखो कि किसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे एक और चीज देखो, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूं मैं। यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, आपको बोला गया स्टेटमेंट है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। ये एक स्टेटमेंट लिखा है, बोला गया है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये पूछा गया है। तो क्या बोलते हो, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? क्या बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? सोच के बताओ, सोचो सोचो जल्दी, चलो सोच लिया होगा और सोचा होगा, तो इसका आंसर है कि ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कॉमन सेंस वाला पॉइंट है। क्या बोला गया है कि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जरा सोच के देखो, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है? लेंथ, लेंथ ऑफ एन एरो। और क्या कोई लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं। जब लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती तो क्या मेरा मैग्नीट्यूड भी हमेशा कैसा होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू लेंथ जीरो हो सकती है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है। एक जीरो वेक्टर नाम की क्वांटिटी है, वेक्टर है एक टाइप का, जिसमें उसका मैग्नीट्यूड जीरो आता है। पॉजिटिव तो देखो आ ही रहा है, ये भी लेंथ पॉजिटिव है, ये भी लेंथ पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं आएगा क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। ये समझ में आया ना? तो हमने यहां पे क्या पॉइंट नोटिस किया, वो ये नोटिस किया कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगा, कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये तो हमने बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स के बारे में बात की कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और रिप्रेजेंटेशन में हमने ध्यान दिया कि रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, और एरो की जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ तुम्हारा वेक्टर, ठीक है, और जो उसकी एरो की लेंथ है वो रिप्रेजेंट करती है उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं उस वेक्टर के ऊपर मॉड लगा दो, ठीक है। ये मॉड वही है जो आपने मैथ्स में पढ़ा है, और इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मॉड एक ए के ऊपर मॉड लगा हुआ है तो एक क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं। तो इस तरीके से भी समझ सकते हो इस पॉइंट को, ठीक है। तो यहां तक हमने बात कर लिया, चलो आगे बात करते हैं। तो आगे यहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज बोल दो कि वेक्टर की कुछ हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं यहां पे। तो क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। पहला पॉइंट तो कि यहां पे कुछ बाउंड वेक्टर भी होते हैं। बाउंड वेक्टर क्या है ये समझो जरा। बाउंड वेक्टर का मतलब ये है कि इनको हम बोलते हैं फिक्स्ड वेक्टर। ऐसे समझ लो कि ये वेक्टर फिक्स्ड है। तो यहां पे होगा क्या, बाउंड वेक्टर्स वो वेक्टर हैं, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर फिक्स्ड। आपने एक वेक्टर लिया और उस वेक्टर का आपने बोला वो ए टू बी जा रहा है, तो आपने उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स कर दिया, ये फिक्स है, यहां से मूव नहीं कर सकता। आपने उसकी लेंथ फिक्स कर दी और आपने बोला कि ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन फिक्स है। यहां पे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ये जिस लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है उसको बोल दो लाइन ऑफ एक्शन, बोल दो लाइन ऑफ एक्शन, या लाइन ऑफ एप्लीकेशन बोल दो कि इस लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है। तो लाइन ऑफ एप्लीकेशन आपको डायरेक्शन देता है कि किस लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है। अब यहां पे आपने उसकी लेंथ फिक्स कर दी और डायरेक्शन फिक्स कर दी और आपने बोल दिया कि स्टार्ट तो यहीं से होगा। तो क्या आप इस वेक्टर को मूव कर सकते हो? नहीं, ये वेक्टर फिक्स हो गया, ठीक है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर की, जिनको हम बोलते हैं फ्री वेक्टर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में, फ्री वेक्टर्स। और फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं? फ्री वेक्टर्स नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये वेक्टर है फ्री टू मूव, ठीक है। तो
these type of vectors can be moved in a space without changing its magnitude and direction. क्या बोला मैंने ये बोला कि ये वो वेक्टर हैं जिनको आप फ्रीली स्पेस में मूव कर सकते हो, ठीक है, कैन बी मूव्ड फ्रीली इन ए स्पेस सच दैट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम, ठीक है। आप इसके जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है उसको आप चेंज मत करो, ठीक है। तो कुछ ऐसे वेक्टर है जिनको हम फ्रीली स्पेस में मूव कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि जब आप मूव कर रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। और हम जो स्टडी करेंगे किन के बारे में, फ्री वेक्टर्स के बारे में। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फ्री वेक्टर्स के बारे में, हमको बाउंड वेक्टर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फ्री वेक्टर्स क्या है जरा समझो। मैंने बोला कि मेरे पास एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। या थोड़ा और अच्छा एग्जांपल देता हूं, लेट्स सपोज मैंने बोला ये इस तरफ एक वेक्टर है मेरा, ये है, इसकी लेंथ है 5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे ये जो मैंने वेक्टर बोला इसकी लेंथ है 5 मीटर और डायरेक्शन है अलोंग ईस्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको उठा के आगे ले जा सकता हूं, मैं इसको उठा के यहां आगे ले जाऊं सच दैट इसकी लेंथ 5 मीटर रहे और डायरेक्शन ईस्ट रहे, तो मैं इसको पैरेलली मूव कर सकता हूं, ठीक है। और मैं चाहूं तो इसको उठा के मैं इसको आगे ले गया, चाहूं तो मैं इसको उठा के नीचे ले आऊं, मैं इसको नीचे ले आया सच दैट इसकी लेंथ अभी भी 5 मीटर रही और डायरेक्शन ईस्ट है। तो ये जो तीनों वेक्टर मैंने लिखे हैं ये तीनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका लेंथ सेम रहती है, डायरेक्शन सेम रहती है। ये समझ में आया? तो यहां पे ये जो तीनों वेक्टर है वो कैसे सेम वेक्टर है। तो आपको वेक्टर को स्पेस में फ्रीली मूव करना अलाउ है, ठीक है। बस याद रखना उसकी जो डायरेक्शन है और लेंथ है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आपने जैसे लेट्स सपोज आपने ये किया होता, एक एग्जांपल लेते हैं, आपने क्या किया होता, आप इसको उठा के ले जाओ और आपने बोला इसको मैं ऐसे रख देता हूं, ये 5 मीटर और डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ हो गई, तो ये करना आपको अलाउ नहीं है क्योंकि आपने डायरेक्शन इसकी चेंज कर दी। कंडीशन ये है आप वेक्टर को फ्रीली मूव करो सच दैट इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे रहे, सेम रहे। देन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट वेक्टर्स के बारे में, और फिर हम थोड़ी कहानी अच्छे से समझ पाएंगे। हमें यहां पे एंगल भी निकालना होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, कि दो वेक्टर्स के बीच में आप एंगल कैसे निकालोगे, ठीक है। तो तरीका क्या है? तरीका यह है कि कनेक्ट देम टेल टू टेल and measure minimum angle between them। यहां पे समझो, आपको एंगल मेजर करना है तो एंगल मेजर करने का तरीका सेम है जैसा नॉर्मली मेजर करते हैं। अभी समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं मैं, लेकिन याद रखना कि आप उनको दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल कनेक्ट करना है और उनके बीच में आपको मिनिमम एंगल लेना है, ठीक है। क्या बोला मैंने, सुनो। जैसे कि मान लो आपको एक वेक्टर ये दिया हुआ है और एक वेक्टर ये दिया हुआ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ये एंगल है 30 डिग्री। तो यहां पे इन दोनों के बीच में क्या तुम्हें एंगल निकालना है, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं क्या, थीटा। तो यहां पे आप एंगल थीटा निकालोगे इन दोनों के बीच में, तो क्या दोनों टेल से टेल कनेक्टेड है? बिल्कुल टेल से टेल कनेक्टेड है, ठीक है। क्या दोनों के बीच में जो एंगल है, यहां पे इन दोनों के बीच में एंगल देखो, देखो दो एंगल आएंगे, एक तो एंगल ये आएगा 30 डिग्री और एक एंगल ये आएगा 330 डिग्री। आपको लेना होता है हमेशा कौन सा एंगल, मिनिमम एंगल, और मिनिमम एंगल कितना है 30 डिग्री। तो इसका आंसर आ गया 30 डिग्री। और जब मैं बोल रहा हूं मिनिमम एंगल तो याद रखना मिनिमम एंगल हमेशा किससे किसके बीच में आएगा, 0 डिग्री से लेके ये आ जाएगा 180 डिग्री।
या रेडियन की फॉर्म में लिखना चाहो तो 0 रेडियन टू पाई रेडियन, ये आ गया। और सुनो, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग आएगी और सुनोगे तो। मैंने बोला होता कि मान लो यहां पे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये एंगल तुम्हारा कितना है, ये एंगल है परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये होगा आपका स्मॉलेस्ट एंगल। अगर आप ये वाला एंगल निकालोगे तो ये वाला एंगल तो कितना आ जाएगा, 270 डिग्री। तो आपका कौन सा वाला एंगल चाहिए, छोटा वाला एंगल चाहिए, तो ये आ गया 90 डिग्री। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स या परपेंडिकुलर वेक्टर्स बोल सकते हैं, ठीक है। और समझो मैं और क्वेश्चन कराता हूं। यहां पे आपको दिए होते कि एक वेक्टर आपको ये दिया हुआ है और एक वेक्टर आपको दिया हुआ है ऐसा कुछ, कोई दिक्कत नहीं, ये ए वेक्टर और ये वी वेक्टर, और ये एंगल आपको दिया हुआ है 120 डिग्री। इस बार पूछा गया एंगल बताओ, एंगल कितना है, तो क्या इस बार आंसर है 120 डिग्री? जी नहीं, 120 डिग्री आंसर नहीं है। याद रखना दोनों को टेल टू टेल कनेक्ट करना होता है। यहां तो देखो ये ए वेक्टर की जो टेल है उससे दूसरे का हेड कनेक्टेड है, तो टेल टू टेल कनेक्शन कहां हुआ, दोनों को टेल से टेल कनेक्ट करो। तो टेल से टेल कनेक्ट करने का अब यहां पे काफी तरीके हो सकते हैं। आप चाहो तो बी को फ्रीली मूव करो, चाहे आप ए को फ्रीली मूव करो। मैं जरा दोनों को मूव करके बताता हूं। क्या करो, आप बी को फ्रीली मूव कर दो, तो बी को फ्रीली मूव करके मैं नीचे ले आऊं। तो यहां पे करना क्या है, यहां पे करना यह है कि आप बी को फ्रीली मूव करके नीचे ले आओ, ये ले आए, और अब एंगल देखो कितना है, तो ये है 120 डिग्री, ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया? तो इसमें ये जो एंगल थीटा आया वो कितना आ गया, 60 डिग्री। ये आंसर सही है। दोनों को टेल टू टेल कनेक्ट करना चाहिए। अगर किसी ने बोला कि सर मुझे बी को मूव नहीं करना, मुझे बी को फ्रीली मूव नहीं करना, मुझे ए को मूव करना है, तो फिर से देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन आपका ये था कि यहां पे ये था बी वेक्टर और ये था आपका ए वेक्टर। आप क्या करो, टेल टू टेल कनेक्ट करना है तो इसको उठा के यहां चिपका दो, ये ऐसे रखा हुआ था, इसको उठा के मैं ऐसे ऊपर ले जाऊं, पीछे घुमा दूं, ऐसे चिपका दूं, कोई दिक्कत है इसमें? ऐसे चिपका दो। तो क्या ऐसे चिपकाओगे, अभी भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो ये करना अलाउ है। और ये देखो आपने बोला ये एंगल कितना है 120, तो ये एंगल कितना आ गया 60, तो ये एंगल कितना आ गया 60, ये दोनों एंगल सेम होते हैं। तो अभी भी एंगल कितना आया, अभी भी तो एंगल 60 डिग्री आया। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कि जब भी आपको एंगल निकालना होता है दो वेक्टर्स के बीच में, तो दोनों को टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं। अब किसको मूव करना है, आप ए को फ्रीली मूव करना चाहते हो या बी को मूव करना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है। आप बी को मूव करके नीचे ले आओ तो भी एंगल 60 डिग्री आएगा, आप ए को मूव करके ऊपर ले जाओ तो भी एंगल 60 डिग्री ही आएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हो। मैं दो तीन बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से निकालना है कितना एंगल है। जैसे मैंने बोला होता यहां पे ये है हमारा ए वेक्टर और ये है हमारा बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल निकालना है। ये है हमारा ए वेक्टर और ये है हमारा बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल निकालना है। जल्दी निकालो फटाफट, है ना। देन मैंने बोला ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर और ये एंगल है 50 डिग्री, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। देन हमने बात की एक है ए वेक्टर, ठीक है, और यहां पे एक दूसरा है बी वेक्टर, और ये जो एंगल है ये एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। आपको हर एक क्वेश्चन में एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर निकालना है, ठीक है। जल्दी निकालो।
चलो निकाल लिए होंगे। देखो कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहां पे इन क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का तरीका है वो है कि दोनों को टेल टू टेल कनेक्ट करो। ए वेक्टर है, इस बी को उठा के मैं इसके ऊपर चिपका दूं तो क्या बन जाएगा ये, आपने बोला कि ये तो है ए वेक्टर, इसके ऊपर उठा के आप बी को चिपका दो, इसके ऊपर उठा के आप बी को चिपका दो तो बी ऐसे आके चिपकेगा। और क्या दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए? तो कितना एंगल है इनके बीच में? 0 डिग्री। याद रखना जो भी एंगल आएगा वो 0 से 180 के बीच में ही आएगा। इस वाले केस में देखो, आपने बोला कि ये है हमारा ए वेक्टर, ये है हमारा ए वेक्टर, इसकी टेल से आपने इसकी टेल आके चिपका दी तो इसको उठा के मैं यहां चिपका दूं ऐसे तो ये इधर आके चिपक गया। ये है आपका बी वेक्टर। कितना एंगल है इन दोनों के बीच में? ये एंगल है, एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो यहां कितना आंसर आ गया? 180 डिग्री आ गया। देन हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये दोनों का कनेक्शन है कैसे? हेड टू हेड। हमें कैसा कनेक्शन चाहिए? टेल टू टेल। तो इसको उठा के मैं ऊपर ले जाऊं, इसको उठा के मैं ऊपर ले जाता हूं, इसको उठा के मैं ऊपर ले गया तो ये मेरा क्या बन गया? बी वेक्टर। इसको उठा के मैं आगे ले आऊं, इसको उठा के मैं आगे ले आया तो ये मेरा क्या बन गया? ए वेक्टर। और ये एंगल 50 है तो क्या ये एंगल भी 50 है? और क्या अब दोनों टेल टू टेल कनेक्टेड है? बिल्कुल सही। तो अब इस बार एंगल कितना आ जाएगा? ये एंगल आ जाएगा 50 डिग्री। समझ में आ गया होगा। देन मैं बात करता हूं इन दोनों के बारे में। आप चाहो तो ए को उठा के आगे ले जाओ, चाहे बी को उठा के पीछे ले आओ। मैं क्या करता हूं, मैं ए को उठा के आगे ले जाता हूं तो नेक्स्ट फिगर बनेगा कि बी वेक्टर यहां पे है और ए वेक्टर इधर आ गया। बनेगा कि नहीं बनेगा? ए को उठा के मैं आगे ले गया इसी लाइन के लॉन्ग तो ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है। तो कितना थीटा आ गया? 30 डिग्री। समझ में आया एंगल कैसे निकालते हैं? तो काफी सिंपल चीज है एंगल निकालना भी। तो हमने अभी तक क्या किया? हमने अभी तक थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टीज देख ली कि वेक्टर क्या है, कैसे वेक्टर होते हैं। वेक्टर में हम फ्री वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और फ्री वेक्टर्स में हमने बात की कि आप वेक्टर को फ्रीली आप मूव करना अलाउ है, जिसका हमने वन ऑफ द अच्छा एग्जांपल देखा। कौन सा वाला? कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते तो कैसे निकालते हैं। हमने बोला इनको फ्रीली मूव करना अलाउ है तो आप इनको फ्रीली मूव करो और दोनों को टेल टू टेल कनेक्ट करो और इनके बीच में मिनिमम एंगल निकाल लो, एंगल बिटवीन 0 to 180 डिग्री। ये हमने अभी तक बात कर ली। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। अच्छा यहां पे एक चीज और ऑब्जर्व करना कि ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? पैरेलल वेक्टर्स हैं और पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना आता है? 0 डिग्री। ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? एंटी पैरेलल है। पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो इनके बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री है। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि एक वेक्टर्स को लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो उससे पहले डायरेक्शंस के बारे में सबको पता होगा। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स बोल देता हूँ। तो ये है हमारा ईस्ट, ये है हमारा वेस्ट, ये है हमारा नॉर्थ और ये है हमारा साउथ, ये सबको पता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ये 45 डिग्री पे कौन सी डायरेक्शन है? ये टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री है ये वाला। तो 45 डिग्री पे क्या होगा? 45 डिग्री पे होता है हमारा क्या? नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली अगर इधर 45 डिग्री पे बात करूं तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये है हमारा, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, तो ये जाएगा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ये समझ में आया? सिमिलरली अगर मैं इस डायरेक्शन को लिखूं 45 डिग्री पे तो ये कौन सी डायरेक्शन है? तो ये है हमारा साउथ ईस्ट। कोई दिक्कत नहीं है। तो 45 डिग्री पे ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां पे ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है और हमें इस डायरेक्शन को लिखना है, ये एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री विद ईस्ट एंगल है और हमें इस डायरेक्शन को लिखना होता। तो इस डायरेक्शन को क्या लिखोगे? इस डायरेक्शन को आप लिख सकते हो, दो तरीके हैं लिखने के। एक तो 30 डिग्री है तो आप इसको लिख सकते हो क्या? 30 डिग्री। ठीक है। और ये एंगल किसके साथ है? ईस्ट के साथ है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर आप ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाओगे, अगर आप ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाओगे तो कितना है? 30 डिग्री जाना है। तो इसको हम बोल सकते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है। तो इसको आप बोल सकते हो कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है।
ये जो सेकंड वाला है यहां से आपको जाना है नॉर्थ की तरफ, तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है कितना 30 डिग्री, और वही तो है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है। या इसको लिखने का एक तरीका और हो सकता है कि आप नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आओ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आओगे कितना एंगल है, ये है हमारा 60 डिग्री। तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 60 डिग्री, और ये जो आ रहे हैं हम कहां से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो ये हो जाता ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, कहां से एंगल मेजर किया वो आपका एंड में आता है, और किस तरफ एंगल मेजर किया वो आपका पहले आता है। ये लिखने का तरीका है। तो यहां पे जैसे मैंने बोला कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो जाएगा। यहां पे अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ठीक है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो जाएगा कितना 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम एंगल्स लिखते हैं, तो ये आपको लिखना आना चाहिए। जैसे मैं एक और एग्जांपल्स की बात कर लेता हूं, जैसे इधर कुछ लिखा होता, ये एंगल दिया होता, ठीक है, ये एंगल दिया है आपको 30 डिग्री, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है। तो इस बार आपने क्या किया, आपने साउथ से आप ईस्ट की तरफ गए हो, साउथ से ईस्ट की तरफ गए हो, तो आप इसको बोलोगे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, जहां से गए हो वो लास्ट में आता है, और जिसकी तरफ जा रहे हैं वो स्टार्टिंग में आता है। तो ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ ऑफ ईस्ट क्या होता, साउथ ऑफ ईस्ट वो होता है ये वाला एंगल। तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री। इसको आप चाहो तो इसको आप ये भी लिख सकते हो कि 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से साउथ की तरफ आओ, कितना एंगल 60 डिग्री। तो ये हमारा लिखने का तरीका है। तो अगर ये बेसिक सबको क्लियर है तो आप वेक्टर्स को लैंग्वेज की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि मैं काफी सिंपल सी बातें करता हूं। जैसे मैंने बोला होता कि मेरे पास एक वेक्टर है, और जैसे हम बात कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर की, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, लोकेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर मेरा ओरिजिन पे बैठा हुआ है, यहां पे मेरा पार्टिकल है ए, और वो चला गया इस तरफ 10 मीटर। तो अगर मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना होता तो क्या वो ये होता, ओए वेक्टर हो जाता, मानते हो कि नहीं, ये है हमारा ओए वेक्टर। और अगर मैं यहां पे ओए वेक्टर को लिखना चाहूं तो ए वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 10 मीटर, और डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन आप लिख सकते हो 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ये समझ में आया? या टुवर्ड्स नहीं लिखना तो सीधे लिख दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मीटर कॉमा डायरेक्शन लिख दो ईस्ट। ठीक है, अच्छा और भी सिंपल क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर, अगर ये सब समझ में आ गया। अच्छा और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहां पे जैसे कि मैंने ये लिखा होता, इस डायरेक्शन में हमारा एक पार्टिकल जा रहा है, ये है पॉइंट ए ओ, ये है ओ, ये है ए, और ये है 5 मीटर। तो इस बार आप ओए वेक्टर क्या लिखते, इस बार आप ओए वेक्टर लिखते 5 मीटर, और डायरेक्शन क्या है नॉर्थ। कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं एक और पॉइंट दे देता तुमको, ये 45 डिग्री पे, कि यहां पे पॉइंट बी है, आपको ओ बी वेक्टर लिखना है, पोजीशन वेक्टर ओ बी, और ये लेंथ लेट सपोज ये भी आपको दी होती 5 मीटर, और ये एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ओ बी ये हो जाएगा कितना 5 मीटर, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। 45 डिग्री पे अपन क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप इसको लिखना चाहते तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 5 मीटर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, और 45 डिग्री कहां से, तो आप इसको चाहो तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोल सकते हो, नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोल सकते हैं, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ गए तो 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो वो भी सेम चीज होती, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये दोनों चीजें सेम लिखी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ भी रैंडम डायरेक्शन में वेक्टर लिख सकते हो। तो लिख लेते हैं कुछ 2-3 वेक्टर। एक वेक्टर है हमारा ये ए, ये डिस्टेंस है 10 मीटर, ये एंगल है
37 डिग्री। ठीक है, आपको ए वेक्टर लिखना है और एक है हमारा इस तरफ एक और वेक्टर, ये है बी और ये एंगल है आपका 60 डिग्री। तो अगर आप ओ ए वेक्टर लिखोगे, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, अगर आप ओ ए वेक्टर लिखना चाहोगे तो ओ ए वेक्टर क्या आ जाएगा, ओ ए वेक्टर आ जाएगा मैग्नीट्यूड कितना है 10 मीटर। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है 37 डिग्री एंगल पे है और 37 डिग्री कहां से है, ये ईस्ट से है। तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो ये हो जाएगा एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल क्या है, ये हमारा है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। देन अगर मैं ओ बी वेक्टर लिखना चाहूं तो ओ बी वेक्टर को आप क्या लिखोगे, ये तुम्हें लेट्स सपोज कुछ दिया हुआ है, ये तुम्हें दिया हुआ है 20 मीटर, तो ये आ जाता मैग्नीट्यूड 20 मीटर। एंगल कितना है, एंगल है 60 डिग्री, एंगल है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये एंगल का साइन है। ठीक है, ये जो साइन है वो एंगल का साइन है, तो एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 60 डिग्री जा रहे हैं हम ईस्ट से साउथ की तरफ, तो क्या हो जाता वो साउथ ऑफ ईस्ट हो जाता। तो इस तरीके से हम वेक्टर्स लिख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। ये यहां पे होता ए, ये है हमारा ए वेक्टर और ये हमें लेंथ दी हुई है 4 मीटर, ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। ये है हमारा बी वेक्टर, ये हमें दिया हुआ है 40 डिग्री और ये जो लेंथ है ये लेंथ दी हुई है 2 मीटर। तो ए वेक्टर कैसे लिखोगे, ए वेक्टर आप लिखोगे मैग्नीट्यूड कितना है इसका 4 मीटर। डायरेक्शन क्या है, तो ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, ये है साउथ, ये है ईस्ट। तो ये है 45 डिग्री पे, तो सीधा क्या बोल दो, नॉर्थ वेस्ट बोल दो, तो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको जैसे ही बोलना चाहो, नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोल दो या वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोल दो, वो तुम्हारी कहानी है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। लेकिन हम इसको डायरेक्ट 45 डिग्री ना लिख के डायरेक्ट नॉर्थ वेस्ट लिखते हैं। अगर डायरेक्ट नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि एंगल 45 डिग्री है, वो अंडरस्टूड है, वो कॉमन सेंस है। देन हम बात कर रहे हैं पॉइंट बी के बारे में। पॉइंट बी का लिखोगे तो ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये है 2 मीटर। एंगल कितना है, तो एंगल है देखो 40 डिग्री, कहां से, ये तुम्हें साउथ से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री और ये जो एंगल है वो कहां से कहां पे है, तो ये है साउथ से ईस्ट की तरफ, साउथ से वेस्ट की तरफ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा वेस्ट ऑफ साउथ। तो ये वेक्टर्स को लिखने का तरीका है। ठीक है, हम आगे जाके हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे, ये तो मैंने इसलिए सिखा दिया कि सो दैट कभी बुक्स में ऐसी लैंग्वेज लिखी हो कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट 37 डिग्री, तो उसका मतलब क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए। अगर नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा हुआ है 37 डिग्री, इसका मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाओ 37 डिग्री, तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाओ 37 डिग्री, ये आपका वेक्टर बन जाएगा। ये तो मैंने इसके लिए बता दिया है। जब हम क्वेश्चंस में लिखेंगे कि आप वेक्टर लिखो, तो वेक्टर्स को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ये लैंग्वेज की फॉर्म है। हम प्योर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, आई कैप, जे कैप, के कैप, वो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना है वाला पॉइंट भी। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, और यहां पे हम टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनका जो नाम होगा उस नाम में ही प्रॉपर्टी छुपी होगी। तो बस इनका नाम सुनना और नाम सुन के ही तुमको समझ में आ जाएगा कि इस वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि मैं बात करता हूं, फर्स्ट ये है नल, और या तो इसको नल वेक्टर बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। अब नाम से ही समझ में आ रहा है नल का मतलब क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, कि जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, पहले तो ये समझो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो के ऊपर एक वेक्टर लगा दो, ये है हमारा जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर या नल वेक्टर का मतलब क्या है, तो क्या बोला, इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है ना, इसका नाम में जीरो आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो जीरो होगा। तो ये बताओ क्या इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है, क्या इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है, बिल्कुल सही। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो होगा। क्या इसकी डायरेक्शन जीरो हो सकती है, डायरेक्शन जीरो सेंस नहीं बनता। डायरेक्शन जीरो का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। तो डायरेक्शन की क्या होगी, डायरेक्शन इसकी
क्या होगी इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर यहां पे इसका मैग्नीट्यूड कैसा है, 0 है, तो क्या मैग्नीट्यूड 0 है, इसका मतलब ये है कि यहां पे टेल और हेड सेम है, क्योंकि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड 0 इसका मतलब लेंथ 0 हो गई, और लेंथ 0 हो गई इसका मतलब टेल और हेड एक ही पॉइंट हो गए। तो क्या जिसका टेल और हेड सेम है, क्या वो एक पॉइंट नहीं बन जाएगा कि जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पे खत्म हो गया? तो क्या इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? तो याद रखना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट। आप इसको एक पॉइंट की हेल्प से रिप्रेजेंट करोगे, पॉइंट, और आपने इसको एक पॉइंट की हेल्प से रिप्रेजेंट किया, तो इस पॉइंट की डायरेक्शन क्या है? जब हेड और टेल सेम हो गए तो टेल टू हेड डायरेक्शन होती है, और ये तो पॉइंट है, तो इस पॉइंट की डायरेक्शन तो किसी भी तरफ हो सकती है। ये समझ में आया? तो यहां पे इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किसी भी तरफ हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन और रैंडम डायरेक्शन, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इस चीज को समझने का, याद करो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, आप बहुत सारा कस्तों भी रैंडम किसी डायरेक्शन में घूमे, और घूम फिर के आप उसी पॉइंट पे वापस आ गए। ये आपका मोशन दिया हुआ है। आपने घर से मोशन स्टार्ट किया, आप घूम फिर के वापस घर पहुंच गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो अब मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है उसको कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो मुझे उसे लिखना पड़ेगा, और उसे मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं उसे लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 वेक्टर। ये समझ में आया? यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 वेक्टर है। ये क्लियर है? देन हम बात कर रहे हैं सेकंड टाइप के बारे में, वो है इक्वल वेक्टर्स। और अगर मैं बोल रहा हूं इक्वल वेक्टर्स, मतलब हम यहां पर कुछ वेक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं, वो वेक्टर्स इक्वल है। तो अगर हम दो वेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं और दोनों वेक्टर इक्वल हैं, तो क्या इक्वल होने के लिए जरूरी है कि उनका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा हो? इक्वल हो। मानते हो कि नहीं? दोनों की लेंथ कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और क्या उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए? बिल्कुल सही। इक्वल होने के लिए सब कुछ सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड भी कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। कॉमन सेंस है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान में रखना कि ये जो है जैसे हमने बोला कि दो वेक्टर हैं वो इक्वल है, इसका मतलब ये होगा कि इक्वल वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब यह है कि आप ये तो कर सकते हो कि यहां पे हमने बोला ये है हमारा ए वेक्टर 5 मीटर डायरेक्शन ईस्ट, एक है हमारा बी वेक्टर, ये भी आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मेजर किया है 5 मीटर डायरेक्शन ईस्ट। तो ये दोनों वेक्टर कैसे इक्वल है? तो आप इनको ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर लिखना बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे बोल दिया आपने? इक्वल बोल दिया, इक्वल टू का साइन लगा दिया। लेकिन अगर मैं बोलूं यहां पे कि लेट्स सपोज आपका ए होता, ए जो है लेट्स सपोज मान लेते हैं क्वांटिटी 1, ठीक है। अब क्वांटिटी 1 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स, ये है आपका 10 न्यूटन, ये हम फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है लेट्स सपोज ईस्ट, तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे 10 न्यूटन, ठीक है। डायरेक्शन क्या आ गई? ईस्ट आ गई। ये है आपकी क्वांटिटी 1। अब आपने बोला कि आपके पास एक और वेक्टर है, वो है Q2, और वो है क्या लेना चाहोगे? तो लेट्स सपोज इसको मोमेंटम ले लेते हैं, ठीक है। तो मोमेंट या एक्सेलरेशन ले लो, और अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन। और इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन भी ईस्ट है। तो इसको भी आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे 10। तो क्या अब यहां पे आप Q1 को Q2 के इक्वल कर सकते हो? नहीं,
क्योंकि यहां पे Q1 और Q2 ये डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, ये फोर्स है और ये एक्सेलरेशन है। तो अगर आप दो वेक्टर क्वांटिटीज को इक्वल कर रहे हो तो याद रखना वो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये समझ में आया? ठीक है, तो हमने यहां पे 3 पॉइंट देखे कि इक्वल मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन और सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी। और सुनो आगे, देन हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट के बारे में, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, या चलो निगेटिव वेक्टर्स बोल देते हैं। निगेटिव वेक्टर्स में क्या है कि इनका मैग्नीट्यूड तो कैसा होता है, मैग्नीट्यूड तो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है तो उनको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है ए वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये लेंथ है 10 मीटर, एक है मेरे पास बी वेक्टर और ये है 10 मीटर। तो ए और बी कैसे हैं, नेगेटिव वेक्टर है, ए इज नेगेटिव ऑफ बी या बी इज नेगेटिव ऑफ ए। और यहां पे नेगेटिव वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ये है कि ए वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। ये समझ में आया? या फिर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, दोनों ही चीजें सेम लिखी हुई है। तो नेगेटिव वेक्टर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा इसी चीज को थोड़ा और समझो, यहां पे ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 0। क्या ये लिखना सही है? ये लिखना थोड़ा सा गलत है, इसमें करेक्शन होगा। करेक्शन क्या होगा, यहां पे 0 वेक्टर आएगा। अगर एलएचएस में वेक्टर है तो आरएचएस भी क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। तो अब समझ में आया 0 वेक्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का सम 0 आ जाए। तो कैसे लिखोगे यहाँ पे 0, तो 0 तो लिख नहीं सकते, तो उसको हम 0 वेक्टर लिखते हैं, इसीलिए हमने 0 वेक्टर डिफाइन किया है। ठीक है, तो आप a प्लस बी कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे सम ऑफ टू नेगेटिव वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। एक तो हमने ये पॉइंट ऑब्जर्व किया कि अगर आप दो नेगेटिव वेक्टर्स को ऐड करोगे तो उन दोनों का सम कितना आएगा, 0 आएगा। और एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की कि यहां पे नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बस दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अगर मैंने बी में नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या दोनों इक्वल हो गए। अब जब दोनों इक्वल हो गए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर की डायरेक्शन और माइनस बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। और माइनस बी वेक्टर की डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो यहां पे सेम हो गई, तो पहले तो अपोजिट थी, माइनस का मल्टीप्लाई करने से सेम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि नेगेटिव साइन यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्केलर क्वांटिटीज में नेगेटिव साइन कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता। स्केलर क्वांटिटी है, जैसे एनर्जी ले लो, ठीक है, एनर्जी 5 जूल है, फिर आपने एनर्जी कर दी -10 जूल। एनर्जी मतलब आपने +5 जूल तो दे दी, -5 जूल मतलब आपने एनर्जी निकाल ली। तो एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, 5 जूल प्लस है, एक बार आपने बोला -5 जूल। तो यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन जस्ट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉजिटिव एक नंबर है, नेगेटिव एक नंबर है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। ये समझ में आया? क्योंकि जब मैंने a और -b की डायरेक्शन सेम है तो सेम कैसे हो गई, तो अपोजिट थी। आपने बस एक माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, डायरेक्शन सेम हो गई। तो याद रखना, अगर मैं यहां पे -b वेक्टर को रिप्रेजेंट करूं तो सेम डायरेक्शन -b वेक्टर। तो ये क्या हो गया, b वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो सेम रखो लेकिन डायरेक्शन कर दो अपोजिट। तो यहां पे ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इन वेक्टर क्वांटिटीज रिप्रेजेंट्स अपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने क्या बोला यहां पे, मैंने ये बोला कि अगर ये है मेरा ए वेक्टर,
ये लेंथ है लेट्स सपोज 10 मीटर, तो अगर मैं माइनस ए वेक्टर रिप्रेजेंट करूं तो ये होगा मेरा माइनस ए वेक्टर, और इसकी लेंथ भी कितनी होगी 10 मीटर। तो माइनस लगाने से क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन पलट गई, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, पहले ईस्ट थी तो वेस्ट हो गई, नॉर्थ होती तो साउथ हो जाती। समझ में आया? तो ये हमने कुछ और पॉइंट देखे, और सुनो कहानी को आगे सुनते हैं। ये हमने नेगेटिव वेक्टर्स के बारे में बात की। इसके बाद मैं अब नेक्स्ट बात कर रहा हूं कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में। तो कोलिनियर वेक्टर्स भी नाम से समझ में आ रहा होगा। को का मतलब होता है सेम और लीनियर का मतलब होता है लाइन। तो अगर मैं कोलिनियर वेक्टर बोल रहा हूं मतलब वो वेक्टर जो सेम लाइन के अलॉन्ग एक्ट करे, मतलब इनका सेम लाइन ऑफ एक्शन बोल दूं या लाइन ऑफ एप्लीकेशन बोल दूं कि इनका लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, इसके बारे में बात कर रहा हूं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अलग अलग लेंथ है, याद रखना, ठीक है। ये ए, ये बी, ये है हमारे पास सी, और ये है हमारे पास डी वेक्टर। ये सारे के सारे वेक्टर्स कैसे हैं, ये सारे के सारे वेक्टर्स कोलिनियर है। क्यों? देखो ए, बी और सी ये तो सेम ही लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रहे हैं, तो इसमें समझने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सेम लाइन का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने बोला एक्स एक्सिस, ये एक लाइन है, इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी आता है और नेगेटिव एक्स एक्सिस भी आता है, तो यहां पे लाइन की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहां पे अगर मैं बोलूं एक ये लाइन है, तो इस लाइन के अलॉन्ग देखोगे तो ए का भी सेम लाइन ऑफ एक्शन है, बी का भी सेम लाइन ऑफ एक्शन है, सी का भी सेम लाइन ऑफ एक्शन है। हाँ डायरेक्शन अपोजिट है बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, एबीसी तो कोलिनियर होंगे। ये डी कैसे कोलिनियर है? डी भी कोलिनियर है। याद करो कैसे वेक्टर है हमारे, फ्री वेक्टर है। डी को उठा के ऊपर लगा दो, डी को उठा के ऊपर लगा दो, तो डी को यहां छाप दो, डी को उठा के मैंने ऊपर लगा दिया, ए को यहां लगा दिया, बी को यहां लगा दिया, ठीक है, और सी ऐसे लगा हुआ है। अब समझ में आया, कोलिनियर हो गए, सब एक ही लाइन के लॉन्ग हो गए, क्योंकि फ्री वेक्टर्स है, इनको उठा के कहीं भी लगा सकते हो। ये चमका। तो कोलिनियर का मतलब क्या है कि वो सेम लाइन के लॉन्ग एक्ट करे। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। जैसे ये होता एक ए वेक्टर, ये होता एक बी वेक्टर, और ये होता एक सी वेक्टर। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसमें बात करोगे तो यहां पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। ये भी समझ में आ गया होगा। लेकिन सी वेक्टर कोलिनियर नहीं है, ये चमका ना, ठीक है। अच्छा, अब कोलिनियर है तो इसमें क्या है, हमने एक चीज तो ये देखी कि कोलिनियर में हो सकता है दो वेक्टर कैसे हो, पैरेलल हो। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, ठीक है। ये और ये कैसे हैं, एंटी पैरेलल है, बी और सी। तो हो सकता है कि दो वेक्टर्स पैरेलल हो, या हो सकता है कोलिनियर में दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल किसके पार्ट होते हैं, कोलिनियर के ही पार्ट होते हैं। अब जरा कोलिनियर में एक और मैथमेटिकल चीज समझो। यहां पे अगर मैं बात करूं कि ये है मेरा 5 मीटर, ये है मेरा 10 मीटर, तो क्या ए की जो लेंथ है उसकी डबल लेंथ बी की है, मानते हो कि नहीं? तो अगर मैं यहां पे ध्यान से देखना मैं क्या लिखना हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पे बी वेक्टर को लिखना चाहूं तो बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, वी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं कि क्या करो आप, एक ए तो है 5 मीटर, मुझे लेंथ उसकी क्या करनी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी। तो क्यों ना मैं बी में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और उसको 2a वेक्टर, तो 2a वेक्टर क्या हो जाता, 2a वेक्टर होता मेरा ये डबल, ये हो जाता 2a वेक्टर। लेकिन मुझे तो डायरेक्शन भी अपोजिट चाहिए, तो क्या करूं मैं, तो मैं इसमें क्या ये कर दूं कि एक नेगेटिव का ही अप्लाई कर दूं, तो -2a वेक्टर क्या होगा, क्या दोनों सेम हो गए, ये भी तो 10 मीटर हो जाएगा, तो एक माइनस का भी अप्लाई कर दूं। ये समझ में आया कि हम कोलिनियर वेक्टर्स को ऐसे लिख सकते हैं कि वन ऑफ द वेक्टर इज अ मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, ठीक है। तो हम कोलिनियर वेक्टर्स को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पे फिर ये चीज समझो
if A vector and B vector are collinear, then B vector is a multiple of A vector. A और B एक दूसरे के मल्टीपल होंगे. यहां पे ये जो K है वो कैसी एक है, वो K जो है वो है हमारा एक स्केलर क्वांटिटी. और याद रखना स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है. इस केस में जीरो तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि जीरो हो गई तो फिर मतलब नहीं है, या तो दोनों जीरो हो तो मतलब होगा. ठीक है, तो यहां पे K जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो याद रखना हम इस तरीके से बात कर रहे हैं. अगर कोलिनियर होंगे तो आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा. और अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपसे K की वैल्यू पूछी जाए तो क्या K की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो वो तरीका है कि ये V वेक्टर इक्वल्स टू K टाइम्स A वेक्टर लिखा हुआ है. आपको क्या करना है, आपको K की वैल्यू निकालनी है. तो K की वैल्यू क्या आप ये बोलोगे कि K की वैल्यू क्या है, K का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ K निकालना होता इस पर्टिकुलर केस में तो कैसे निकालते, सिंपल लिख देते 10 डिवाइड बाय 5. इसकी लेंथ से इसको डिवाइड कर दो, कितने का मल्टीप्लाई किया दैट इज K. तो मैंने बोला कि 5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 10 बनेगा. ठीक है, तो डिवाइड कर दो. तो ये कितना आ गया, ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ B डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A. ये है आपका K का मैग्नीट्यूड. तो K का मैग्नीट्यूड, तो हम करते क्या है, हम बोथ साइड मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और बोथ साइड मॉड लगाओगे तो इसको लिख सकते हैं मॉड B इक्वल टू मॉड K. ठीक है, इनटू मॉड A. तो यहां से K का जो मॉड आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ K, वो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ B डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A. तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि A और B कोलिनियर है तो फाइंड वैल्यू ऑफ K, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं. कैसे क्वेश्चन होंगे, क्या कहानी होगी, जरा अपन लोग बात करते हैं अभी. ठीक है, तो यहां पे K कैसा है, हमारा एक स्केलर है और ये सब ने बात की. अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि जो कोलिनियर हैं वो पैरेलल भी होते हैं, एंटी पैरेलल भी होते हैं. तो कोलिनियर के 2 टाइप हैं. कोलिनियर वेक्टर के कितने टाइप हैं, कोलिनियर वेक्टर्स के 2 टाइप हैं कि या तो वो हमारे पैरेलल वेक्टर होंगे या फिर क्या होंगे, एंटी पैरेलल. और पैरेलल होने का मतलब क्या है, पैरेलल होने का मतलब ये है कि सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन का मतलब कितना है, एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री. और एंटी पैरेलल होने का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन. और अपोजिट डायरेक्शन बोले तो उनके बीच में एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री. अगर आप पैरेलल वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करोगे तो आप ऐसे बोलोगे कि ये है A वेक्टर और ये है B वेक्टर. यहां पे A इज पैरेलल टू B वेक्टर. हमने यहां पे सेम डायरेक्शन बोला है, हमें मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है. मैग्नीट्यूड कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है. ठीक है, पैरेलल होने का मतलब है सेम डायरेक्शन, बस, कोई दिक्कत नहीं है. अब यहां पे देखो, अगर ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे और अगर एंटी पैरेलल होंगे तो ये होगा तुम्हारा एक A वेक्टर और ये होगा तुम्हारा कुछ छोटा सा B वेक्टर. ऐसा भी हो सकता है, सॉरी एंटी पैरेलल की बात कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन. तो यहां पे हम बोलेंगे कि A इज एंटी पैरेलल टू B वेक्टर. और सुनो, अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल होंगे तो ये जो रिलेशन है कि B वेक्टर इक्वल्स टू K टाइम्स A वेक्टर, ये तो अभी भी होल्ड करेगा. ये पूरी कहानी सुनना, फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल में बातें आगे फिर से करेंगे तो क्वेश्चन के थ्रू और अच्छी फील आएगी. अभी पूरे सुनते चलो क्या चल रहा है. तो यहां पे अगर आप बात करोगे कि पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स में आप लिखोगे कि V वेक्टर इक्वल्स टू K टाइम्स A वेक्टर. और सिंस आपको क्या करना है, आपको डायरेक्शन सेम रखना है, तो यहां पे K कैसा होना चाहिए, तो यहां पे जो आपका K है वो कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन सेम रखना है. इस केस में भी क्या होगा कि V इक्वल्स टू K टाइम्स A वेक्टर तो लिखोगे,
लेकिन यहां पे ये जो k है वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि आपको डायरेक्शन क्या करनी है, अपोजिट करनी है। तो ये k अगर पॉजिटिव होगा तो सेम डायरेक्शन देगा, और अगर नेगेटिव होगा तो अपोजिट डायरेक्शन देगा, क्योंकि नेगेटिव क्या करता है, नेगेटिव आपकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ये समझ में आया। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल ये कोलिनियर का ही पार्ट है। कोलिनियर मतलब सेम लाइन के अलॉन्ग, तो सेम लाइन में पैरेलल भी आता है, एंटी पैरेलल भी आता है, ठीक है। अब यहां पे अगर एंगल 0 डिग्री है तो पैरेलल है, अगर एंगल 180 डिग्री है तो कितना है, एंटी पैरेलल है। कोई समस्या नहीं, आता सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन हम बात करते हैं थोड़े से और वेक्टर है, सिंपल से कोप्लेनर वेक्टर। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कोप्लेनर वेक्टर मतलब यह है कि सारे वेक्टर एक ही प्लेन में हैं। कोप्लेनर, सेम प्लेन, ठीक है। जैसे कि ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर और ये है सी वेक्टर। ये सारे वेक्टर कैसे हैं, सेम ही तो प्लेन में। ये बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, ये सब एक ही जगह तो लाई कर रहे हैं, तो ये सब कैसे हैं, कोप्लेनर है। ये समझ में आया। हाँ, अगर एक वेक्टर डी वेक्टर जो आउट ऑफ द प्लेन होता तो कैसा हो जाता, वो नॉन कोप्लेनर हो जाता। ये सब एक ही प्लेन में। देन ये हो गई हमारी बातें कुछ बेसिक वेक्टर्स के बारे में। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना और सारे क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं, ठीक है।